हेलो टू ऑल। सो आज हमको जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नेम है ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है? आप ये होता है, ये लॉ है जो हमें बताता है वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन। ये हमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन बनाता है। इसको आगे कंटिन्यू से पहले करने से पहले आपको रिलेट कराते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में सुना होगा, जब भी बल्ब वगैरह थोड़े से डिम जलते हैं तो आपके गार्जियंस बोलते हैं कि वोल्टेज डाउन आ रहा है, इस वजह से बल्ब थोड़ा सा डिम जल रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसी ऑब्जर्वेशन को अच्छे से स्टडी किया था साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, और इन्हीं ने अपना एक लॉ दिया जिसका नेम पड़ा ओम्स लॉ। जिसने क्या बताया? जिसने बताया वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन, कि ये आपस में वोल्टेज और करंट किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो इसी की आज हमको स्टडी करनी है, जो कि आपके क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंट से ले जाऊंगा, जिससे आप ओम्स लॉ को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपको ये 3 टाइप के सेल दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला सेल क्या है? इसका नेम होता है बटन सेल। देन इसके बाद जो सेल दिख रहा है इसको हम जो वॉल क्लॉक होती है, दीवार में जो घड़ी लगती है, दीवार पे जो घड़ी टंगी रहती है वो वाला, तो ये क्या है? वॉल क्लॉक सेल। एंड देन लास्ट वाला ये क्या है? ये टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है जनरली, तो ये टॉर्च सेल भी हम इसका नेम दे सकते हैं। ये 3 टाइप के सेल आप लोगों ने देख भी रखे होंगे, ये हमने लिए। अब क्या करते हैं, एक हमारे पास ये है टॉर्च बल्ब, ये भी आप लोगों ने देख ही रखा होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे। पहले करेंगे बटन सेल को, देन वॉल क्लॉक सेल एंड देन टॉर्च सेल। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ साइज़ में ही डिफरेंस नहीं हो रहा है कि ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है। बटन सेल साइज़ में छोटा है, वॉल क्लॉक सेल साइज़ में बड़ा है, टॉर्च सेल साइज़ में और बड़ा है। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस किस में आता है? इनके वोल्टेज में। अगर हम मान लेते हैं इस वाले सेल का वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, तो नेक्स्ट जो वॉल क्लॉक सेल है, ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा दिख भी रहा है आपको, इसका वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। एंड देन टॉर्च सेल का वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। तो मेन डिफरेंस आता किस में है? इसके वोल्टेज में। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि हम इसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने ये इस तरीके से लगाया, ये यहाँ पे, और इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, टॉर्च बल्ब को। और यहाँ पे हमने सबसे पहले किसको लगाया है? यही बटन सेल। देन अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने इस सेल को कनेक्ट किया है बल्ब से, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, फिर से सेल को कनेक्ट करते हैं और इस बल्ब को इस सर्किट में कंप्लीट कर देते हैं। इस बार हम कौन सा सेल कनेक्ट कर रहे हैं? यही जो वॉल क्लॉक वाला सेल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट से। और फिर हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। बट इस बार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है। हम क्या देखते हैं कि बल्ब का जो ग्लो है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है। ब्राइट मीन द सेंस शाइनी हो जाता है, बल्ब और तेज़ से ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन में चेंज किया गया। पहले वाले बटन सेल के केस में भी बल्ब ग्लो किया था, एंड वॉल क्लॉक्स के केस में भी बल्ब ग्लो करता है। बट इस बार बल्ब की जो ग्लो है वो थोड़ी सी ब्राइटर हो जाती है। ये क्या होती है? ब्राइटर हो जाती है थोड़ी सी इसके कंपेरिजन में। देन हम क्या करते हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। लास्ट बार हमने क्या किया, इस बार हमने कनेक्ट किया फिर से सेल को और बल्ब को भी सर्किट में कंप्लीट कर दिया। बट इस बार जो हमारा सेल है वो कौन सा है? यही जो टॉर्च वाला सेल है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो कनेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमने देखा कि बल्ब क्या हुआ, बल्ब ऑब्वियस सी बात है फिर से ग्लो करेगा। बट फिर चेंज किस में आया? बल्ब के ग्लो में। इस बार बल्ब जो ग्लो किया है वो थोड़ा सा और शाइनी हो जाता है। इस बार बल्ब का जो ग्लो है वो क्या है? मोर ब्राइटर। ये टॉर्च और सेल के कंपेरिजन में भी और ज़्यादा ब्राइट ग्लो करने लगा है। तो तीनों केस में हमने क्या देखा, पहले भी केस में बल्ब ग्लो करता है, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी। चेंज किस में आता है? उसकी साइन में। पहले वाले केस में बल्ब ग्लो किया, उसके बाद बल्ब की ग्लो और ब्राइटर हुई, फिर और ज़्यादा ब्राइटर हो गई। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, अभी उसको देखते हैं। वहाँ पे अगर आप उस चीज़ को समझ गए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप ओम्स लॉ की भी वहाँ पे कंप्लीट समझ जाएंगे। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम सेल को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बल्ब का ग्लो चेंज हो रहा है। तो सेल को चेंज करने से फ़र्क किस पे पड़ रहा है? मेन फ़र्क पड़ रहा है वोल्टेज पे, कि पहले 2 वोल्ट का सेल था, फिर 4 वोल्ट का किया, फिर हमने 6 वोल्ट का किया। तो अभी क्या आगे होता है, तो वोल्टेज चेंज होने से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है? जैसे ही हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, बल्ब क्या हो रहा है? और तेज़ी से ग्लो करने लगता है।
बल्ब का ग्लो बढ़ता जाता है। जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं बल्ब का ग्लो भी बढ़ रहा है। तो ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है करंट। किसी भी चीज़ में अगर करंट की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका ग्लो भी क्या होगा? राइज होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे ही बल्ब का ग्लो बढ़ रहा है, और ग्लो करने के पीछे का रीज़न क्या होता है? वो होता है करंट। तो करंट क्या है? तो यहाँ से हमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है कि वोल्टेज और करंट भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कि अगर हम बल्ब किसी भी चीज़ का वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो करंट की सप्लाई है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट की सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है। अभी हम आगे इस टॉपिक को और कंटिन्यू कर लेते हैं, जिससे आपको कंप्लीट ब्रीफ आइडिया इसका मिल जाएगा। तो अभी हमने लास्ट में क्या देखा था कि जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसी के साथ साथ क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बल्ब का ग्लो भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है? बल्ब का करंट इंक्रीज़ हो रहा है। इसी चीज़ को हम अगर अब वोल्टेज को अच्छा डिनोट ले लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज को हम डिनोट किससे करते हैं? ये डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई V। एंड करंट ये डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई I मीन्स करंट। ठीक है, तो वोल्टेज के बढ़ने से क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा है, यानी कि V के बढ़ने से I भी बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ को अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो उसको हम लिखते हैं इस साइन से, जिसका नेम होता है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमने यहाँ पे साइन बनाया है इसका नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। क्या है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साधा सा है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। अगर आपको अभी भी इसका आइडिया नहीं लगा है तो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप इसको ऐसे देखिए, आप लोगों ने जैसे मान लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अब क्या कर रहे हैं? पहले 1 घंटे में ट्रैवल कर रहे थे 10 किलोमीटर। ठीक, अब आपने क्या किया? अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। अब आपने अपनी स्पीड डबल कर दी। पहले आपकी स्पीड क्या थी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपने स्पीड कर दी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा? पहले अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहे तो अभी क्या होगा? आप लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। तो क्या हुआ? जैसे ही आपने स्पीड को इंक्रीज़ किया वैसे क्या हो रहा है? स्पीड के इंक्रीज़ होने से आपकी डिस्टेंस भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। मतलब एक वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक के इंक्रीज़ से दूसरा ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने किससे डिनोट किया है? इसी को डिनोट करने का तरीका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, जो कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, एंड I क्या है? करंट। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा और इसको। V वोल्टेज हो गया, I हो गया करंट। अब जब आप इसको इस तरीके से अभी के लिए समझ सकते हैं, वरना हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को क्या होगा? रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट प्लेस इसके जगह पे आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे, उसके जगह पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लेस पे आएगा कौन? इक्वल का साइन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लेस पे इक्वल साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये जो हम करते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लेस पे हमें क्या लाना है? इक्वल का साइन। तो हमने क्या किया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दिया। और हम क्या करेंगे? अगर हमने ये चेंज किया है, इक्वल का साइन लाया है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए कांस्टेंट लगाना होगा। अब वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है? अगर यहाँ पे I था तो हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नेम है रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है? रेजिस्टेंस का वर्क है, ये क्या करता है? करंट का जो पाथ है उसको रोकता है। तो इसके बारे में अभी के लिए हम आगे इसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो इसका वर्क है इस स्टॉप्स द पाथ ऑफ करंट। ये जो करंट का पाथ है उसको रोकता है। देन अब अभी लगभग हमें ओम्स लॉ का लगभग टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? V इक्वल्स टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी बन जाता है। V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट, एंड R क्या है? रेजिस्टेंस। एंड V की आप लोगों को शायद यूनिट्स का आइडिया ऑलरेडी हो रखा होगा। V की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल। V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। I की यूनिट क्या होती है?
एम्पियर। ठीक है, तो अभी आपने समझ तो लिया है ओम्स लॉ, बट एग्ज़ाम में कुछ अच्छे तरीके से हमें लिखना होगा, उसको भी हम देख लेते हैं कि हम एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है, इसका होता है इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये लाइन डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही जो हम वी बोल रहे थे बार बार, वोल्टेज, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वही चीज़ जो हमने अभी यहाँ तक डिस्कस की है, वही उसी को बस थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेन बात क्या है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही मेन स्टेटमेंट है। और इसका मतलब क्या है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो अभी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको ओम्स लॉ का लगभग आइडिया लग गया होगा और आप ओम्स लॉ को समझ चुके होंगे कि वोल्टेज और करंट आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं और एक के बढ़ने से दूसरा किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हमें लास्ट टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं और जो भी पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था लास्ट स्टेज पे, हम इतना कंप्लीट करके आए थे कि V इक्वल्स टू क्या होता है IR। V क्या था, वोल्टेज, देन I करंट, एंड R इक्वल्स टू क्या था, रेजिस्टेंस। ये था रेजिस्टेंस। देन अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसको हम ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पीछे क्या देखा था, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि करंट के। तो क्या होगा, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा अपने आप इंक्रीज़ करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं ग्राफ पे। इस साइड हमने रखा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरफ हम रखते हैं I यानी कि करंट को। अब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। अभी मान लिया 1 2 3 4, ये क्या है, वोल्ट। यहाँ पे करंट क्या है, ये किस में होता है, एम्पियर। इसकी वैल्यू 2 4 6 8। तो क्या हुआ, मान लिया पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना था, 1 वोल्ट, तब करंट की वैल्यू कितनी थी, 2। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 2, एंड उसकी वजह से करंट की वैल्यू 4। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितने, 3, उसकी वजह से करंट की वैल्यू 6 हो जाती है। देन हम क्या करते हैं, फिर इंक्रीज़ करते हैं और ये 4 और 8 हो जाता है। अब क्या होता है, अब अगर हम इस सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें तो हमें एक ही स्ट्रेट लाइन मिलती है। यही क्या है, ओम्स लॉ का ग्राफ। ये किस तरीके से होगा, ये होगा ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। रिलेशन किसके बीच होगा, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो आपसे अगर नेचर पूछा जाए ग्राफ का कैसा होगा, तो ये होगा ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड देन तो हमें क्या होगा, ग्राफ हमेशा इस तरीके से ही हो सकता है। यहाँ पे V, यहाँ पे I हमने मान लिया, तो ग्राफ क्या ऐसा होगा, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी पॉसिबल है, इस तरीके से, कई तरीके से ये पॉसिबल है ग्राफ। बस क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बट अगर ग्राफ इस तरीके, कुछ V और I का रिलेशन इस तरीके से दिखाया गया है अगर आपको ग्राफ में, तो क्या होगा, जैसे ये ग्राफ, तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं है। सेम वे में अगर इसको बनाया गया है V एंड I के, यहाँ पे मान लिया कुछ इस तरीके से ग्राफ को, तो ये भी ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं है। तो ये क्या हुआ, V इक्वल्स टू IR हमने यहाँ पे देख लिया और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ चुके हैं हम। मेन हमने पूरी कहानी में अगर कंक्लूजन निकालने तो यही हमने कहा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ है भी। बाकी इससे रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।